नमस्कार दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल फाइनेंस के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया था, जिसमें हमने बताया था कि रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी, दीज आर दी 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जब भी हमें कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो हम सबसे पहले जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उसमें रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी चेक करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिस्क कितना है, लिक्विडिटी कितनी है और रिटर्न कितना मिलेगा। रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी में आपस में बैलेंस बनाकर ही हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम जो भी इन्वेस्टमेंट के वेरियस ऑप्शंस हैं उसे आपस में कंपेयर करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी का उसमें क्या स्केल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेविंग अकाउंट से। कुछ लोग कहेंगे कि भैया सेविंग अकाउंट तो कोई इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, बट सेविंग अकाउंट में हम अपना पैसा रखते हैं तो उसमें भी रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसको भी डिस्कस करना जरूरी है। जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें रिस्क और रिटर्न सबसे लोवेस्ट होता है। हम जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डिस्कस करेंगे उसमें से सबसे लोवेस्ट रिस्क और रिटर्न सेविंग अकाउंट में है। अगर रिस्क की बात करें तो सेविंग अकाउंट में रिस्क लगभग ना के बराबर होता है और रिटर्न भी सेविंग अकाउंट में बहुत कम होता है। मैक्सिमम 3 से 3.5% का इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में मिलता है, बट लिक्विडिटी सेविंग अकाउंट में सबसे ज़्यादा होती है। और सेविंग अकाउंट का सबसे मेन फीचर यही है, अकाउंट होल्डर जब भी चाहे वो बैंक में जाके सेविंग अकाउंट से अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है। और अगर बैंक बंद है और एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड उसके पास है तो वो एटीएम से जाकर भी पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो अगर हम ये कहें कि सेविंग अकाउंट्स आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन सेफ्टी एंड लिक्विडिटी तो गलत नहीं होगा। हाँ, सेविंग अकाउंट में रिटर्न कम मिलता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में पैसा रख के आप आराम से सो सकते हैं, चैन की नींद आप सो सकते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि हम सारा पैसा अपना सेविंग अकाउंट में ही रख दें। सेविंग अकाउंट में हमें उतना ही पैसा रखना चाहिए जो हमारी बेसिक नीड्स और इमरजेंसी के टाइम पे जो भी जरूरत है उसे फुलफिल कर सके। सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है वो रिस्क को और भी मिनिमम कर देती है। जी हाँ, सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए तक की, सिर्फ सेविंग अकाउंट में नहीं, बैंक में जो भी पैसा जमा होता है, सेविंग अकाउंट प्लस फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, जो भी टोटल डिपॉजिट्स होता है सबको जोड़ के अप टू 5 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से मिलता है। पहले ये लिमिट 1 लाख की थी, लेकिन 4 फरवरी 2020 से ये लिमिट बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी गई है, यानी अप टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक आपका जो भी डिपॉजिट है वो टोटल सम इंश्योर्ड रहता है। सेविंग अकाउंट में हालांकि बहुत मामूली रिटर्न ही मिलता है, बहुत मामूली इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर उस पर टैक्स की बात करें तो वो टैक्स फ्री नहीं होता है। सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, हालांकि उस पर टीडीएस नहीं कटता है, बट जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। उसे अकाउंट होल्डर अपनी इनकम में ऐड करके उस पर जो भी टैक्स बनता है वो उसे देना पड़ता है। बट हाँ, इंडिविजुअल और एचयूएफ अप टू मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। यानी इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट एग्जम्प्ट नहीं है, बट 10,000 रुपीज तक का डिडक्शन इंडिविजुअल और एचयूएफ क्लेम कर सकते हैं। तो इसको समराइज करें तो सेविंग अकाउंट में रिस्क और रिटर्न लोवेस्ट है, बट लिक्विडिटी हाईएस्ट है। आइए अब बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की, यानी एफडी और आरडी की। एफडी और आरडी मिनिमम 7 डेज के लिए और मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए ओपन की जा सकती हैं, यानी 7 दिन से लेके 10 साल के बीच में अपनी सुविधा के हिसाब से बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। इन दोनों में अंतर क्या होता है एफडी और आरडी में? फिक्स्ड डिपॉजिट में जितना भी पैसा डिपॉजिट करना होता है वो हम एक बार में पूरा एक मुश्त अमाउंट बैंक में जाके जमा करते हैं और उसकी एफडी पर्टिकुलर पीरियड के लिए करवा लेते हैं। बट आरडी में क्या होता है? आरडी में थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में जैसे जैसे सेविंग होती जाती है वैसे वैसे हम मंथली या क्वार्टरली अकाउंट में अपने जमा करते जाते हैं आरडी में, और उस पर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। अगर एफडी की बात करें तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। फर्स्ट क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेकंड इज नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या डिफरेंस होता है? जो क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट होता है उसमें जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, और जब भी एफडी मैच्योर होती है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पूरा अमाउंट हमें एक साथ मिलता है। बट नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है? उसमें जो भी इंटरेस्ट का पोर्शन होता है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है, वो इंटरेस्ट का पोर्शन क्वार्टरली, मंथली या हाफ ईयरली जैसा भी प्लान सेलेक्ट करते हैं वो आपके सेविंग अकाउंट में आता रहता है, और उस इंटरेस्ट को आप
कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो मैच्योरिटी पे आपको मिलता है। तो अगर वन लाइन में कहें तो क्यूमुलेटिव एफडी में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पूरा पैसा एक साथ मैच्योरिटी पे मिलता है, नॉन क्यूमुलेटिव में इंटरेस्ट बीच बीच में मिलता रहता है और प्रिंसिपल मैच्योरिटी पे मिलता है। इसके अलावा एक टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट होता है जिसमें 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, यानी उसमें जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5 इयर्स के लॉक हो जाता है और 5 इयर्स के बाद आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलता है। इसमें टैक्स का क्या बेनिफिट है, इसमें जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसे आप सेक्शन 80C में एज ए टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम 1,50,000 का रिडक्शन सेक्शन 80C में अलाउ होता है। बाकी एफडी पे जो भी इंटरेस्ट होता है जनरली उस पर बैंक टीडीएस काट कर ही उसको या तो अकाउंट में ट्रांसफर करती है या एक्यूमुलेट करती है, यानी उस पर टीडीएस जैसे जैसे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है वैसे वैसे उस पर टीडीएस भी कटता रहता है। और अगर अकाउंट होल्डर चाहता है कि उस पर टीडीएस ना कटे तो वो फॉर्म 15G या 15H जो भी उस पर एप्लीकेबल होता है वो उसे ब्रांच में सबमिट करना होता है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द फिक्स्ड डिपॉजिट। और अगर टैक्स डिडक्शन की बात करें एफडी पे तो फिक्स डिपॉजिट पे अंडर सेक्शन 80 TTB में सिर्फ सीनियर सिटीजन को अप टू मैक्सिमम 50,000 तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि जो 80 TTB में 50,000 की लिमिट है ये फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट प्लस सेविंग का इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर है, यानी जो मैंने सेविंग अकाउंट में सेक्शन 80 TTA की बात की थी जिसमें 10,000 का डिडक्शन मिलता है वो सीनियर सिटीजन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अब अगर रिस्क रिटर्न और लिक्विडिटी की बात करें फिक्स्ड डिपॉजिट में तो फिक्स्ड डिपॉजिट में भी रिस्क लोएस्ट ही रहता है, और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न सेविंग अकाउंट से ज्यादा मिलता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें मॉडरेट रिटर्न मिलता है, 4 से लेकर 7% तक का रिटर्न एफडी में मिलता है। और अगर लिक्विडिटी की बात करें तो भाई इसमें रिटर्न तो बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इसमें लिक्विडिटी आपने अगर जितने पीरियड के लिए एफडी किया है उतने पीरियड के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है और लिक्विडिटी इसमें कम हो जाती है। बट बैंक में जो भी फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ होता है, यानी इमरजेंसी में बैंक से जाके अपनी एफडी प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। कई बार प्री मैच्योर विड्रॉल में कुछ प्री मैच्योर विड्रॉल चार्जेस लगते हैं या कई बार इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। प्री मैच्योर विड्रॉल में एक चीज का ध्यान रखिए कि इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल हो तो जाता है बट उसमें कई बार 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और अगर फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट ज़्यादा है तब तो और ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें सजेशन यही रहेगा कि जब भी आप एफडी कराइए तो ज़्यादा अमाउंट की एफडी एक साथ मत कराइए, थोड़े थोड़े अमाउंट की एफडी अलग अलग कराइए ताकि जब भी ज़रूरत हो तो पूरी एफडी एक साथ विड्रॉ ना करनी पड़े। जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम एफडी तोड़ देंगे। मान लीजिए जैसे 1 लाख की एफडी करानी है तो आप 25-25 हज़ार की 4 एफडी करा सकते हैं। जो डिपॉजिट इंश्योरेंस मैंने बताया था सेविंग अकाउंट में उसमें एफडी का डिपॉजिट या आरडी का डिपॉजिट या बैंक में जो भी डिपॉजिट होता है वो भी इंक्लूड होता है, यानी 5 लाख का टोटल बैंक में डिपॉजिट इंश्योर्ड रहता है। जो मैं बीच बीच में रिस्क रिटर्न और लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, और अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज का पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए अब बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, यानी एनएससी की। एनएससी हम कहाँ खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। एनएससी का टेन्योर कितना होता है, इसका टेन्योर 5 ईयर्स होता है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। क्या एनएससी में प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ होता है? जी नहीं। यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिए कि एनएससी में प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं होता है। जैसे एफडी में प्री मैच्योर विड्रॉल आप कर सकते हैं वैसे एनएससी में प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं होता है। इसमें बहुत एक्सेप्शनल कंडीशन में ही प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ होता है, यानी आप या तो कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए या जब कोई कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तब इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ होता है। अदरवाइज इसमें 5 साल से पहले विड्रॉल अलाउ नहीं होता है। अगर रिटर्न की बात करें तो करेंटली इसमें 6.8% का इंटरेस्ट मिलता है, और एनएससी करने के लिए मिनिमम 1,000 रुपीज़ चाहिए होता है, यानी मिनिमम 1,000 रुपीज़ और उसके ऊपर 100 रुपीज़ के मल्टीपल में एनएससी ओपन कर सकते हैं। यानी मिनिमम 1,000 रुपये, उसके बाद 1,100 रुपये, 1,200 रुपये, 1,300 रुपये, ऐसे करके आप एनएससी ओपन कर सकते हैं। अगर टैक्स की बात करें तो एनएससी में जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं अंडर सेक्शन 80C में उसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। 80C में जो भी टैक्स बेनिफिट है उसमें आप लिमिट का ध्यान रखिए कि जितने भी 80C में बेनिफिट है वो टोटल लिमिट है 1,50,000। चाहे आप उसमें एफडी का बेनिफिट लीजिए, चाहे एनएससी का बेनिफिट लीजिए, चाहे दोनों का मिला के लीजिए, बट मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000। अगर रिस्क रिटर्न और लिक्विडिटी की बात करें एनएससी में तो रिस्क एनएससी में लोवेस्ट होता है, रिटर्न मॉडरेट है, बट लिक्विडिटी तो कहेंगे कि एनएससी में 0 होती है क्योंकि इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं होता। बट हाँ, बहुत इमरजेंसी की कंडीशन में हम लोन अगेंस्ट एनएससी ले सकते हैं, यानी एनएससी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। एफडी में भी ये फैसिलिटी होती है कि एफडी में भी एफडी के अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है, बट उसमें प्री मैच्योर अलाउ होता है तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं। बट एनएससी में हमारे पास प्री मैच्योर का कोई ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ हम उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं।
अभी तक हमने जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात की उसमें रिस्क लो था, रिटर्न मॉडरेट था और लिक्विडिटी हाई थी। एनएससी को छोड़ के लिक्विडिटी बाकी सब में हाई थी। बट अब हम जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे उसमें रिस्क बढ़ेगा, रिटर्न बढ़ेगा और लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो आइए अब एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स को आप ऐसे समझिए कि जो बॉन्ड्स इशू करता है वो एक तरह से लोन लेता है। लोन किससे लेता है? जो उसका बॉन्ड्स बाई करता है, यानी जिसने बॉन्ड्स बाई किया, अपना पैसा उसको दिया, वो पैसा एक तरह से उसके लिए लोन है। बॉन्ड्स के केस में टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। बॉन्ड्स में इंटरेस्ट को कूपन बोलते हैं और इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट बोलते हैं। तो जब भी कूपन रेट की बात हो यानी इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। तो जिस तरह से एफडी में इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, बट बॉन्ड्स में दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कूपन रेट बॉन्ड्स और दूसरा होता है फ्लोटिंग कूपन रेट बॉन्ड्स। जो फिक्स्ड कूपन रेट बॉन्ड होता है उसमें कूपन रेट फिक्स्ड होता है 8%, 7%, 9%, जो भी बॉन्ड्स जब इशू किया जाता है तो उस टाइम बता दिया जाता है। बट जो फ्लोटिंग बॉन्ड होते हैं जिसमें फ्लोटिंग कूपन रेट होता है उसमें एक फॉर्मूला बता दिया जाता है कि इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट कैसे कैलकुलेट होगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि बॉन्ड्स इशू कौन करता है? तो बॉन्ड्स स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कॉर्पोरेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी भी इशू कर सकती है और इसके अलावा कोई प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है बॉन्ड्स। और मार्केट में कुछ ऐसे बॉन्ड्स भी हैं जिसपे टैक्स में कुछ बेनिफिट भी मिलता है। वो बॉन्ड्स टू बॉन्ड्स डिफर करता है। गवर्नमेंट कई बार ऐसी स्कीम लाती है कि आप पर्टिकुलर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर बॉन्ड्स में रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी की बात करें तो ऐसे हम बिना किसी पर्टिकुलर बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस किए रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड्स टू बॉन्ड्स डिफर करता है। अगर बॉन्ड इशूअर बहुत अच्छा है, उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है तो रिस्क वहाँ पे कम होता है, और जहाँ पे रिस्क कम होगा वहाँ पे रिटर्न भी कम होता है। यानी जिस बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है उनका कूपन रेट कम होता है जनरली। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि बॉन्ड्स क्या है, एक तरह से ये लोन होता है। तो भाई लोन तो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। तो बॉन्ड्स जब भी इशूअर इशू करता है तो वो एक रिडेम्पशन डेट बता देता है कि इस डेट को बॉन्ड मैच्योर होगा, इस डेट को बॉन्ड रिडीम किया जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या बॉन्ड्स को रिडेम्पशन डेट से पहले बेचा जा सकता है? तो इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। यानी अगर बॉन्ड्स का जो इशूअर है वो बहुत अच्छा है और क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है तो ऑब्वियसली मार्केट में उसकी डिमांड होगी और उसके बायर इजीली मिल जाएंगे, और जब बायर मिल जाएंगे तो आप इजीली उसको सेल कर सकते हैं। और वहीं पे अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग खराब होगी तो जब उसका कोई बायर ही नहीं मिलेगा तो आप उसको सेल कैसे करोगे? तो इसमें लिक्विडिटी डिपेंड करती है कि बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग कैसी है और जो इशूअर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। आइए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ म्यूचुअल फंड क्या है। मान लीजिए एक कंपनी है और कंपनी का नाम है एएमसी। कंपनी का क्या नाम है? एएमसी। और ढेर सारे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, और इनके पास कुछ सेविंग्स है। किसी के पास 1000 रुपये, किसी के पास 5000, किसी के पास 8000 रुपये, और इन्हें अपना पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है कि इनके पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इन्हें शेयर मार्केट की, इक्विटी मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है। तो अब ये अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो यहाँ पर जो एएमसी कंपनी है वो इनके पास आती है और इनसे कहती है कि आप अपना पैसा हमको दे दीजिए, हम आपके बिहाफ पे इक्विटी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पे जो भी रिटर्न आएगा वो हम आप में बांट देंगे। हमारा जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, आपका इन्वेस्टमेंट मैनेज करने का, जो हम एम्प्लॉय रखेंगे, जो स्टाफ रखेंगे, उसकी जो सैलरी जाएगी, वो सब काट के अपना एक्सपेंडिचर उसमें से एडजस्ट करके बाकी जो भी पैसा होगा वो हम आप सब में बांट देंगे। तो जो ये पूरा जो सिस्टम है इसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो जो यहाँ पे एएमसी कंपनी है इसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसका काम है कि जो म्यूचुअल फंड है उसको मैनेज करना। इसी में होते हैं प्रोफेशनल्स, फंड मैनेजर्स, जो पूरा म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं। अब मैंने इस एग्जांपल में बोला था कि जितने भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अपना पैसा इक्विटी मार्केट में लगाना है। इसी तरह और भी इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ कहते हैं कि हमें अपना पैसा डेट फंड में लगाना है, कुछ कहते हैं कि हमें अपना पैसा डेट और इक्विटी दोनों में लगाना है, कुछ कहते हैं कि हमें अपना पैसा जो टॉप कंपनीज है सिर्फ उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में लगाना है। तो इस तरह अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी तरह अलग अलग म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो अगर हम म्यूचुअल फंड्स के टाइप की बात करें तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड: इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। जो इक्विटी फंड है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो इक्विटी फंड होते हैं वो जो भी पैसा होता है वो इक्विटी शेयर्स में, शेयर मार्केट में लगाते हैं।
और जो डेट फंड होता है वो सारा पैसा डेट्स में लगाते हैं। डेट्स में यानी बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में। और जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो पैसा इक्विटी में और डेट में, दोनों में लगाते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी की बात करें तो ये टोटली डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड किस टाइप का है, इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है। और इक्विटी में भी ब्लू चिप फंड है या फिर स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है। तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि रिस्क रिटर्न क्या होगा। अगर मोटा मोटा बात करें तो डेट फंड में रिस्क और रिटर्न कम होता है और इक्विटी फंड में रिस्क रिटर्न ज्यादा होता है। और अगर लिक्विडिटी की बात करें तो शेयर्स की तरह म्यूचुअल फंड्स भी ऑनलाइन सेल और परचेज होते हैं। तो जब चाहे आप इनको सेल कर सकते हैं, जब चाहे आप इनको परचेज कर सकते हैं इजिली। बट इसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम अचानक इमरजेंसी में सेल करें तो हो सकता है कि उस टाइम अगर म्यूचुअल फंड का NAV गिरा हुआ है, उसका प्राइस गिरा हुआ है, तो हमें लॉस हो सकता है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न 2 टाइप के होते हैं, एक रिकरिंग इनकम या रिकरिंग रिटर्न और दूसरा कैपिटल गेन। रिकरिंग इनकम में डिविडेंड मिलता है या तो इंटरेस्ट मिलता है, और कैपिटल गेन यानी जब भी म्यूचुअल फंड सेल करते हैं NAV पे तो उस पर कैपिटल गेन होता है। डिविडेंड और इंटरेस्ट कब मिलता है? अगर इक्विटी फंड है तो पैसा शेयर मार्केट में लगता है और वहाँ से डिविडेंड आता है। और अगर डेट फंड है तो पैसा डेट सिक्योरिटीज में लगेगा और उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और अगर हाइब्रिड है तो डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों आएगा और सेल होने पे कैपिटल गेन। ये था म्यूचुअल फंड। इसके अलावा एक ELSS भी होता है यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये भी एक म्यूचुअल फंड ही है, बट इस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है और 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। टैक्स बेनिफिट जो मिलता है वो सेक्शन 80C में मिलता है, वही जो 1.5 लाख की लिमिट है उसी में ही मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड पे और टैक्सेशन के रूल्स हैं उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी हम सिर्फ रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं तो वहीं पे फोकस करते हैं। आइए अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स हमेशा से ही एक हॉट टॉपिक रहा है। इक्विटी शेयर्स कंपनीज के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है मार्केट से पैसा उठाने का, और जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए भी एक इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इक्विटी शेयर्स में उन्हीं को पैसा लगाना चाहिए जो शेयर मार्केट को अच्छे से समझते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप बिना समझे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये वैसा ही होगा कि आपको तैरना आता नहीं है और आप गहरी नदी में कूद गए हैं। अब आपका भगवान ही मालिक है, या तो आप बचेंगे या तो आप डूबेंगे। इसलिए इसमें बहुत सोच समझ के ही पैसा लगाना चाहिए। अगर रिस्क और रिटर्न की बात करें तो अभी तक हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए हैं उसमें से इक्विटी शेयर में सबसे हाई रिस्क होता है और रिटर्न इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। अगर कंपनी अच्छा काम करती है, अच्छा परफॉर्म करती है तो आप रिच भी हो सकते हैं, और कंपनी का परफॉर्मेंस सही नहीं रहता है तो आपने जो लगाया है आप वो पूरा गंवा भी सकते हैं। तो इक्विटी शेयर हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न ऑप्शन है, तो इसमें बहुत सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी जो इक्विटी शेयर्स इशू करती है वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, यानी इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं कह सकते कि आप अपना इक्विटी शेयर्स वापस लो और हमारा पैसा वापस करो। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो आजकल इक्विटी शेयर्स ऑनलाइन सेल परचेज होते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो जब भी पैसे की जरूरत हो तो इक्विटी शेयर्स को ऑनलाइन इजीली बेचा जा सकता है, और शेयर बिकने के बाद T+2 डेज के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इक्विटी शेयर्स में भी रिटर्न 2 प्रकार से होते हैं। एक तो कंपनियां जब प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, एंट्रीम या फाइनल डिविडेंड, तो वो मिलता है। दूसरा, जब भी शेयर्स हम सेल करते हैं तो उस पर कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो सकता है। दूसरा, कई बार कंपनियां बोनस शेयर्स भी इशू करती हैं तो वो भी एक प्रॉफिट का अच्छा सोर्स होता है। इस तरह से इक्विटी शेयर्स एक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट इसमें मैं एक बात फिर से रिपीट करूंगा कि इसमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब इक्विटी शेयर्स की बहुत अच्छी समझ हो आपको। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट लैंड में हो सकता है, प्लॉट में हो सकता है, या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में हो सकता है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हो सकता है, ये एक घर के रूप में भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। सभी का एक सपना होता है कि अपना खुद का घर हो, अपना सपनों का आशियाना हो, और जब अपना खुद का घर होता है तो अपना घर लाइफ में एक स्टेबिलिटी देता है और साथ में ही समाज में एक इज्जत और सम्मान भी दिलाता है। तो मेरे हिसाब से जो अपना एक पहला घर होता है वो इन्वेस्टमेंट तो होता ही होता है, बट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एक नेसेसिटी है आज के टाइम पे। अपना फर्स्ट हाउस होने के बाद रियल एस्टेट में सेकंड इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए जब इतना प्रोविज़न या इतना फंड हो आपके पास कि आप अपनी बाकी सारी लायबिलिटीज़ ईजिली फुलफिल कर सकें।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए हैं उसमें से रियल इस्टेट ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो टोटली इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि रियल इस्टेट में हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज हमने खरीदा है और 1 महीने 2 महीने बाद जब भी हमें जरूरत हो हम उसे बेच देंगे, क्योंकि रियल इस्टेट को खरीदने और बेचने में टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा लगता है और खरीदना और बेचना इतना आसान होता भी नहीं है। और रियल इस्टेट में रिटर्न तभी मिलता है अच्छा जब प्रॉपर्टी को लंबे समय तक होल्ड किया जाए। अच्छा, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में 2 चीज़ें और हैं जो इसको बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से अलग करती हैं। पहली चीज़ है प्रॉपर्टी को फिजिकली मेंटेन करना। प्रॉपर्टी को मेंटेन करने पर भी अच्छा खासा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ है प्रॉपर्टी टैक्स। रियल इस्टेट को जितनी बार भी खरीदते हैं, बेचते हैं या फैमिली में ही एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं तो हर बार उसमें प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स और कई तरह के टैक्स चार्ज होते हैं और ये अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो इन दोनों चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, एक प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में जो खर्चा होता है और दूसरा जो प्रॉपर्टी टैक्स जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और आखिरी में एक छोटा सा डिस्कशन गोल्ड पर भी कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया में गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी प्रचलित है। अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के तरीके की बात करें तो ट्रेडिशनली हम गोल्ड में फिजिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो ज्वेलरी के रूप में हो या बार या बुलियन के रूप में हो, या फिर हम गोल्ड में ETF के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रूप में भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी की बात करें तो गोल्ड में रिस्क लो होता है, क्योंकि गोल्ड में सबसे अच्छी बात यह है कि गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। गोल्ड में ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट की तरह धड़ाम से ऊपर जाएगा या धड़ाम से नीचे आएगा। और दूसरी अच्छी चीज़ गोल्ड में ये है कि जब भी क्राइसिस होती है तो गोल्ड ही ऐसा होता है जो सपोर्ट देता है। तो गोल्ड में रिस्क और रिटर्न लो होता है और लिक्विडिटी गोल्ड में हाई होती है। तो ये बात हो गई इन्वेस्टमेंट के वेरियस ऑप्शंस की। अगर मैं क्वेश्चन करूं कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा है तो इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम ये कहें कि रियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा एक केस नहीं होगा, ऐसा आदमी नहीं होगा कि उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बेस्ट हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सभी की लाइफ में अलग अलग गोल होते हैं और अलग अलग लायबिलिटीज़ होती हैं, और जिस तरीके से अलग अलग गोल, अलग अलग लायबिलिटीज़ होती हैं, उसी तरीके से अलग अलग इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो बना के पूरा एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना होता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में या किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू अपनी बात क्लियर करूं कि मैं किस गोल या लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो सभी के लाइफ में कुछ गोल या लायबिलिटी होते हैं। बच्चों की शादी है, भाई बहन की शादी है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, या कुछ और भी लायबिलिटीज़ हैं घर में, मेडिकल लायबिलिटीज़ हैं। तो ये सब जो अलग अलग लायबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग गोल होते हैं, तो उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की जाती है कि हमको इतने टाइम के बाद, 5 साल बाद हमें इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, 10 साल बाद हमें इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे ये फ्यूचरिस्टिक गोल है। तो उसी हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है और उस पूरे पोर्टफोलियो में प्रॉपर डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसमें कुछ इमरजेंसी फंड भी रखना पड़ता है, कुछ इमरजेंसी के लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ता है कि अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए फ़ंड कहाँ से तुरंत अवेलेबल होगा, ये सब भी सोचना होता है। तो हमें इस तरीके से सारे बातों को सोच के उस हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है। कोई एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी या कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता है जो आपकी सारी लायबिलिटी, सारे गोल को फुलफिल कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको और अपने घर वालों के साथ, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़े। दोस्तों, यहाँ पे मेरी कोशिश थी कि मैं इन्वेस्टमेंट के सभी मेन ऑप्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करूँ। अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।